हेलो स्टूडेंट। आज सीक्वेंसेस सीरीज के आज के टॉपिक में हम आपसे बात करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंसेस का। इसमें जो आपको सीरीज दे रखी होती है वो सीरीज जब आप ध्यान से देखोगे तो ना तो वो एपी में समझ में आएगी, ना वो जीपी में समझ में आएगी, ना आपकी स्पेशल सीरीज में समझ में आएगी। तो हमें ऐसे सीरीज में करना क्या है, तो मैं आपको सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये हेडिंग है मेथड ऑफ डिफरेंसेस। इसमें क्वेश्चन आपके इस टाइप के आएंगे, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन दिया है 3+7+13+21 अप टू n टर्न। अब अगर आप इसको आप ध्यान से देखोगे तो आप ये देखोगे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 का है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 का है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 का है। तो आप देख रहे हो कि इनका डिफरेंस हमें बताया 4 का, इसका डिफरेंस 6 का है, इनके बीच का डिफरेंस 8 का है। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंस अलग अलग होने की वजह से ये एपी तो नहीं है। साथ ही साथ आप देख रहे हो कि जो डिफरेंस आ रहा है उसका रेशियो भी सेम नहीं है। अगर ये अपॉन ये करेंगे तो 3/2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4/3 आ रहा है। तो रेशियो सेम होने की वजह से हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये जीपी है, यानी कि एपी और जीपी तो नहीं है। अब लेकिन अगर आप ध्यान से ये चीज देख रहे होंगे कि जो हमने इसका डिफरेंस लिया है, इस डिफरेंस का भी अगर हम डिफरेंस निकालें तो हमारा क्या बन रहा है, 2 आ रहा है। इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप ये देख पा रहे हो कि एक बार डिफरेंस लेने के बाद में जो हमारे पास सीरीज बन रही है वो सीरीज जो है वो एपी में बन रही है। मतलब मैं ये कह सकता हूं, एक बार डिफरेंस लेने के बाद जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं 4, 6, 8 डैश डैश और भी नंबर आएंगे, तो 4, 6, 8 ये नंबर हमारे पास यहाँ पे एपी में है। तो हम यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंसेस वाले मेथड का यूज करेंगे। इस मेथड में क्या करना है, मैं थोड़े से आपको फॉर्मूले डिस्कस करता हूं, फिर इस क्वेश्चन को लेके चलूंगा। तो आपको फॉर्मूले में आपको केवल ये याद रखना है कि अगर जो नंबर्स आपको दे रखे होंगे सीरीज में, उस सीरीज में अगर एक बार डिफरेंस लेने पर, ठीक है, मतलब वन टाइम डिफरेंस इज इन एपी। अगर एक बार डिफरेंस लेने पर अगर आपको एपी मिलता है तो आपको क्या करना है, उसमें टीएन जो लेना है वो टीएन इक्वल टू लेना है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। ठीक है। अब अगर इसमें सेकेंड पॉइंट ये आता है, अगर 2 टाइम्स डिफरेंस मतलब है 2 टाइम्स डिफरेंस जो है वो अगर आपका एपी में आता है तो आपको टीएन एज्यूम करना पड़ेगा ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। अब 2 टाइम डिफरेंस का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे 4, 6, 8 इसका हमने दोबारा डिफरेंस लिया तो 2, 2 आ रहा था, तो हमारा वो डिफरेंस सेम था इसलिए आपने एपी बोल दिया। लेकिन अगर यहाँ 2 आता, यहाँ पे 4 आता, अगले वाले में 6 आता, तो हम ये बोलते हैं कि 2 बार डिफरेंस लेने पर भी हमें एपी ही मिल रही है, तो हम ये वाला पार्ट एज्यूम करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस पे बहुत कम आता है, वन टाइम वाले पे ही क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो आपको उस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। ये तो दोनों कंडीशन हो गई एपी के लिए। इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इफ वन टाइम डिफरेंस इज इन जीपी, तो आपको जो टीएन लेना है वो लेना है ए आर की पावर एन प्लस बी, वेयर आर जो है इसका वो उसका कॉमन रेशियो होगा, कॉमन रेशियो जीपी का कॉमन रेशियो। ठीक है। इसी टाइप से आपको याद रखना है कि इफ 2 टाइम डिफरेंस आपका वो अगर जीपी में दे रखा है तो उस केस में आपको टीएन लेना है, वो है ए आर पावर एन प्लस बी एन प्लस सी। जो एन यहाँ पे आपको जो वेरिएबल का पार्ट है एन आपको पता करना होगा, उसके लिए फॉर्मूला लगता है ए बी सी। आपको अभी रिजल्ट कैलकुलेट करने पड़ेंगे इक्वेशन निकाल के। आर यहाँ पे भी इसका कॉमन रेशियो है। ठीक है बेटा, तो सभी को समझ आ गया कि अगर एक टाइम डिफरेंस हमारा एपी में है तो हमेशा ये एज्यूम करेंगे टीएन निकालने के लिए। अगर 2 टाइम डिफरेंस हमारा एपी में है तो टीएन निकालने के लिए इसको एज्यूम करेंगे। एक टाइम डिफरेंस अगर जीपी में आता है तो टीएन निकालने के लिए ये एज्यूम करा जाएगा, और 2 टाइम डिफरेंस अगर जीपी में आता है तो टीएन निकालने के लिए ए आर की पावर एन प्लस बी एन प्लस सी को लेकर चलेंगे। अब इसको कैसे यूज करना है, फॉर्मूले आपके इतने हैं कि टीएन कैसे एज्यूम करना है वो आपको डिसीजन इसको देख के लेना था, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे आया, मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन पे आता हूँ कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू दिस। आप सबसे पहले चेक करोगे क्या ये एपी है, एपी नहीं है। आप चेक करोगे ये जीपी है, जीपी भी नहीं है। आप चेक करोगे ये स्पेशल सीरीज है, स्पेशल सीरीज भी नहीं है। अब आप बात करते हैं कि इनका डिफरेंस आपने चेक किया
तो एक बार डिफरेंस लेने के बाद 4 6 8 आ रहा है, जो कि आपको क्लियर दिख रहा है कि ये नंबर जो है वो एपी बना रहे हैं, ठीक है। और एपी का आप मालूम ही है कि डिफरेंस सेम होता है, तो इसलिए वन टाइम डिफरेंस एपी में आ रहा है। तो आप सोल्यूशन में इसके क्या करोगे, सबसे पहले इसका टीएन एज्यूम करोगे, ठीक है। तो आप लिखोगे लेट इसका जो टीएन होगा वो क्या बनना चाहिए, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। अब हमारा टारगेट है ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना, इसको हमने लिख दिया, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब हमारे पास मालूम है फर्स्ट टर्म क्वेश्चन का कितना है 3, तो सबसे पहले हम इसमें पुट करेंगे n इक्वल टू 1 को, ठीक है, इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1 जब इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a और 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस सी, यानी कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है 3, तो आपका रिजल्ट आएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड, ठीक है। इसी टाइप से आप पुट करोगे n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट करोगे n इक्वल टू 2 को, तो आपको मिलेगा t2 इक्वल टू a2 स्क्वायर प्लस b2 प्लस सी, तो यानी कि इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, यहाँ पे इक्वेशन आपको क्लियर दिख रही है कि इक्वेशन आ जाएगी 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू, अब आप देखो यहाँ पे सेकंड टर्म है कितना, सेकंड टर्म है 7, तो 7 रख देना इसकी जगह पे, तो इक्वल टू 7, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी टाइप से चूंकि हमें 3 चीजें निकालनी थी ए बी सी, इसलिए हमने n इक्वल टू 3 को ही पुट कर दिया किसमें, इक्वेशन 1 में, तो आपको थर्ड टर्म आ जाएगा यहाँ पे a 3 स्क्वायर प्लस b3 प्लस सी, ठीक है, यानी कि इसको लिख देंगे हम यहाँ पे 9a प्लस 3b और प्लस सी, और थर्ड टर्म कितना है क्वेश्चन में, थर्ड टर्म आपके पास है 13, क्वेश्चन में देखना ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो वो 13 है, ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशनों को सॉल्व करके एबीसी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को माइनस करते हैं, हमने थर्ड इक्वेशन से सेकंड को माइनस कर दिया, तो थर्ड से सेकंड को माइनस करेंगे तो सी और सी गायब हो जाएगा, 4a माइनस a करेंगे तो आ जाएगा 3a, ठीक है, और 2b माइनस b करेंगे तो आएगा b, c एलिमिनेट हो जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा 4, ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब आप फोर्थ इक्वेशन से थर्ड को माइनस करोगे, तो इससे इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 5a, 3b माइनस b करोगे b आ जाएगा प्लस का, इससे इसको माइनस करोगे c कैंसिल, 13 से 7 गया तो आ जाएगा 6, ये आपकी 6th इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, तो हमने यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लिया, तो हमने इनको दोनों को माइनस कर लिया, तो हमारा b कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा -2a बराबर -2, a इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये आने के बाद अब अपना काम, अगला काम क्या शुरू होगा, यहाँ से अगला काम ये शुरू होगा कि पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन किस में रखोगे, फिफ्थ में, इन इक्वेशन 5, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू भी 1 आ गया, तो a और b दोनों 1 आ गए। अब हमारे पास a और b जब निकल आया तो पुट किया आपने a एंड b इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया a और b को, तो 1 प्लस 1 प्लस c बराबर 3, तो c बराबर भी 1 आ गया। तो हमारे पास में क्वेश्चन को कैलकुलेट करके a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू निकल आई और c की वैल्यू निकल आई। जब abc आ गया तो abc को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 1 में। अब हम वापस आते हैं इक्वेशन 1 के पास में, ये क्वेश्चन तो तुम लोगों ने लिखा ही हुआ था, तो मैंने हटा दिया, यहाँ पे सभी ने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या किया, पुट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो 1 में पुट करेंगे तो हमारा tn इक्वल टू आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, a की जगह 1 रख दिया, b की जगह 1 रख दिया, c की जगह 1 रख दिया, तो हमारा tn निकल के आ गया। अब हमें मालूम है Sn इक्वल टू होता है सिग्मा tn, जो हमने स्पेशल सीरीज में पढ़ा हुआ था, तो बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, इसको ब्रेक करोगे तो सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n प्लस सिग्मा 1 आ जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू होती है n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। सिग्मा n की वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1 अपॉन 2, और सिग्मा n की वैल्यू n आ जाएगी। n आपने इससे सभी से कॉमन लिया, ये मैंने तरीका पहले बताया था कि कॉमन लेना जरूरी है, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। n प्लस 1 आएगा, 2n प्लस 1 अपॉन 3 आ जाएगा, प्लस आपका n प्लस 1 अपॉन 2 आएगा, प्लस 1 आएगा, ठीक है। ये आपका 6 है यहाँ पे।
अब आपने इसका एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो आप जब एलसीएम लोगे तो देखो क्या आ जाएगा, n, ये आपको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेना, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, ठीक है, अपॉन 6 प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम इसका कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा, बाहर n आ गया, ये हमारा एसएन निकल के आ रहा है, एलसीएम आएगा इसका 6, तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा 2n स्क्वायर प्लस 3n और प्लस का 1 प्लस 2 से आप डिवाइड करोगे तो आएगा 3n प्लस 3 और प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। जिसको सॉल्व करने पर आप देख रहे हो रिजल्ट आ रहा है 2n स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपको 6n प्लस का 10 अपॉन में 6, ठीक है। अब आप इसमें 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लेना, तो जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो मैं यहाँ थोड़ा सा लिखता हूँ आपके पास में, तो ये आएगा n और 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया, तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका SN हो गया, ठीक है। आपका ये SN सही है कि गलत है, ये मैंने आपको पहले भी तरीके बताए थे चेक करने के लिए, तो आपको याद होगा कि मैंने ये तरीके आपको बताए थे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए, ठीक है, आप एक इसको अगर बोर्ड पे अगर ये समझ नहीं आ रहा हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, SN इक्वल टू आ जाएगा वहाँ से n 2 कॉमन लेके हटा देना, तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 अपॉन 3, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, SN निकल के आ जाएगा। ये सही है कि गलत इसको आप चेक कर सकते हो, मैंने तरीका आपको बताया था कि आप n इक्वल टू 1 रखोगे, तो क्वेश्चन का पहला टर्म आपको क्या दे रखा था, 3 दे रखा था, आप n इक्वल टू 1 रखोगे तो आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 9 आएगा, 9 अपॉन 3 3 होता है, यानी पहला टर्म मैच कर रहा है। इसी तरह से n इक्वल टू 2 रखोगे तो स्टार्टिंग के 2 टर्म का सम निकालोगे तो उसके बराबर आ रहा होगा, तो इससे पता चल जाता है ये क्वेश्चन हमने सही सॉल्व किया है, ठीक है बेटा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहा जिसमें हमने डिफरेंस को देखा, डिफरेंस हमारा एपी में था, इसलिए हमने एपी का टीएन एज्यूम करके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद में हम एक नया क्वेश्चन लिखते हैं, मैं इसको बोर्ड से हटाता हूँ, है, इसके बाद हम एक नया क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैंने एक सामने एक नया क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द सम ऑफ 2 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 26 अप टू n टर्म। ये आपको हमने एक नया क्वेश्चन लिखा है। आप सबसे पहले एपी जीपी चेक करोगे तो आपने देखा इसका डिफरेंस यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ 7 का है, तो एपी भी नहीं है और जीपी भी नहीं है। लेकिन जब आपने डिफरेंस चेक किया, जब आपने डिफरेंस चेक किया यहाँ पे, तो आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे कि इसका डिफरेंस जो आया वो 3 का था, ये 5 का है, ये 7 का है, 3 5 7 जो है ये सीरीज आपकी एपी में बन रही है। तो क्वेश्चन में क्लियर दिख रहा है कि इसका 1 टाइम जो डिफरेंस है वो एपी में है, तो हम ये टीएन एज्यूम करके चलेंगे। तो हमारा पार्ट क्या शुरू होगा यहाँ से कि लेट टीएन इक्वल टू कितना हो गया बेटा इसका, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे n इक्वल टू 1, तो हमें बनेगा t1 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ठीक है। t1 हमें कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म दे रखा है 2, तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2 आएगा, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। इसके बाद हम पुट करेंगे इसमें n इक्वल टू 2, तो हमारा सेकेंड टर्म आएगा, सेकेंड n इक्वल टू 2 रखोगे इसमें, फर्स्ट इक्वेशन में क्या आएगा 4a प्लस 2b प्लस c, और अब आप देखो सेकेंड टर्म कितना दिया क्वेश्चन में 5, तो बन जाएगा यहाँ से 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 5, ये अपनी थर्ड इक्वेशन आ गई। इसी टाइप से हम पुट करेंगे इसमें n इक्वल टू 3 को, तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगा इसका 9a प्लस 3b प्लस c, यानी थर्ड टर्म दिया है 10, तो क्वेश्चन बन जाएगा 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 10, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब हम क्या करते थे, इन इक्वेशनों को सॉल्व करके हम नई इक्वेशन बनाते थे, तो मैं यहाँ पे ही सॉल्व कर देता हूँ इसको। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, थर्ड इक्वेशन से सेकेंड को माइनस किया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, इससे इसको माइनस करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं, सी को एलिमिनेट करने के लिए, सी जल्दी गायब हो जाएगा। तो 4a से a माइनस किया तो आ गया 3a, 2b से b माइनस किया तो b आ जाएगा, और 5 से 2 गया तो आ जाएगा 3, ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन आ गई। इससे आपने इसको माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 4 से थर्ड को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 5a,
ये आ जाएगा b और c एलिमिनेट होके यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व कर लिया आपने, माइनस किया यहाँ से तो b ये कैंसिल हो जाएगा, तो -2a इक्वल टू -2 a इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, a इक्वल टू 1 जो आया वो हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 5 में। तो मैंने यहाँ लिख दिया पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। तो 5 में पुट करोगे 3 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 3, तो आपको दिख रहा है कि b की वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है, क्योंकि यहाँ 3 आएगा, 3 से 3 माइनस हुआ तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब आपने पुट कर क्या करना है, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में नहीं, सॉरी सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिए a और b को। तो इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू 1 आ रही। तो हमारे पास abc की वैल्यू पता चल गई। abc की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना था, abc की वैल्यू निकालने के बाद आपको पुट करना था इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 है इसमें। तो आपने यहां लिखा है इसमें पुट a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0 c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो आपका रिजल्ट बन जाएगा tn इज इक्वल टू a 1 है तो n स्क्वायर, b हो गया 0 इंटू n और c हो गया 1। तो यानी कि क्या बन गया यहाँ से n स्क्वायर प्लस 1। अब Sn इक्वल टू क्या होता था, सिग्मा Tn। तो सिग्मा में इसमें वैल्यू रखोगे तो सिग्मा n स्क्वायर प्लस 1, मतलब Tn की वैल्यू पुट कर दी हमने n स्क्वायर प्लस 1। तो ये ओपन कर दिया, क्या आएगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 1, ये हमारा Sn आ गया। अब आप फॉर्मूला लगाओ, सिग्मा n स्क्वायर का n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और प्लस आ जाएगा n। ठीक है, अब इसमें से n आपने ले लिया कॉमन, तो क्या आ जाएगा यहाँ से n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस आएगा 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, केवल हमारा काम रह गया है। तो सॉल्व करने के लिए इसको ब्रेक कर लिया, तो 2n स्क्वायर प्लस आएगा 3n प्लस 1, है ना, पूरा सॉल्व कर लिया मैंने। 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 अपॉन में 6 आएगा प्लस 1 ले लिया, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा n 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 7 अपॉन 6। ठीक है, ये हमारा Sn आ गया। मैंने आपको पहले तरीका बताया था, ये सही है कि गलत है तो आप चेक कर सकते हो। आपको दिख रहा है फर्स्ट टर्म इसका 2 है, अगर n की जगह 1 रखोगे तो सम ऑफ 1 टर्म आएगा, कितना आएगा 1, यहाँ से 4, ये 2 प्लस 3 प्लस 7 तो आ जाएगा 12 अपॉन 6। तो 12 अपॉन 6 2 होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म सही मैच करता है। अगर आप n की जगह 2 रखोगे तो सम ऑफ 2 टर्म होगा, मतलब हो जाएगा सम ऑफ 2 टर्म होना चाहिए 7, 2 प्लस 5 7 होना चाहिए। तो आप इसमें अगर n की वैल्यू 2 रखोगे तो आप देखोगे इससे आंसर 7 आ रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे क्वेश्चन का आंसर सही है कि गलत है। ये आप कैलकुलेशन से जांच सकते हो खुद से अपने टेक्निक से। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो मैंने ये आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे डिफरेंस पे बेस्ड थे एपी पे। अब मैं एक नया क्वेश्चन लेके चलता हूँ, वो डिफरेंस हम लेके चलते हैं उसमें जीपी के लिए। तो जीपी का अभी तक नहीं बताया था, तो उसके लिए क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन नया लिखता हूँ, तब तक आप इसको कॉपी में भी अपने नोट डाउन कर लेना। मैंने आपके सामने एक नया क्वेश्चन लिखा है, लैंग्वेजेस की फाइंड द सम ऑफ, जो पुराने क्वेश्चन की लैंग्वेज है सेम वही है। आपने इसमें देखा कि इनका डिफरेंस, सबसे पहले एपी वगैरह ही चेक करते हैं, तो डिफरेंस को ही चेक करते हैं। तो इसके लिए आप सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप डिफरेंस चेक करोगे, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 3, ये आ रहा है 6, यहाँ पे आ रहा है 12। आप देख रहे हो कि जो डिफरेंस अलग अलग है तो ये एपी नहीं है, लेकिन जो नए टर्म्स मिले हैं उसमें अगर डिफरेंस देखोगे तो ये 3 का आ रहा है, ये 6 का आ रहा है, तो वो भी नहीं बन रहा है एपी। लेकिन अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, और 12 को 6 से डिवाइड करें तो भी 2 आ रहा है, मतलब रेशियो सेम आ रहा है। मतलब ये सीरीज क्या बन रही है, जीपी की सीरीज बन रही है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इसमें ये जो सीरीज है वो जीपी बन रही है। ठीक है, जिसका कॉमन रेशियो जो है वो आर जिसको बोलते हैं, वो कितना है 2 आ रहा है। कैसे पता चला, 6/3 किया तब भी 2 आ रहा है, 12/6 किया तो भी 2 आ रहा है। तो यानी एपी नहीं बन रही है, जीपी बन रही है, जिसका कॉमन रेशियो 2 है, यानी कि आर की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे डिफरेंस उसका एक बार ले रहे हैं तो एक बार जीपी बन रही है, तो हम ये टीएन एज्यूम करेंगे। तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, और इसमें मैंने लिख दिया लेट टीएन इज इक्वल टू ए आर पावर एन प्लस बी। सबसे पहले आर आपको मालूम है कितना है, 2 है, तो आपने पुट कर दिया आर इक्वल टू 2, तो आपका टीएन बन जाएगा ए 2 टू दी पावर एन प्लस बी। ये आपकी इक्वेशन आएगी 1। ठीक है,
अब अपना पुराना प्रोसेस n इक्वल टू 1 तक, अब इसमें हमें क्या करना है, a और b निकालना है, दो चीजें निकालनी है, तो केवल n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 को ही पुट करेंगे, उससे ही हमारे पास दो इक्वेशन बना के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने सबसे पहले पुट कर दिया n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो n इक्वल टू 1 रखने पर t1 इज इक्वल टू आएगा a टू की पावर 1 प्लस b, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू, और फर्स्ट टर्म कितना है क्वेश्चन में 1, तो 1 लिख देना, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे पुट करना है n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट में सॉरी, ठीक है, फर्स्ट में ही पुट करना है आपको ये पार्ट। तो फर्स्ट में जब इसको पुट कर, तो n इक्वल टू 2 को आप इक्वेशन 1 में रखोगे, तो आपके पास इक्वेशन 1 में रखने पर क्या जाएगा, t2 इज इक्वल टू, आपने n की जगह 2 रख दिया, तो a इन 2 स्क्वायर प्लस b, अब ध्यान से देखोगे ये बन जाएगा आपका 4a प्लस b, और आप देखोगे सेकंड टर्म कितना दिया क्वेश्चन में 4, तो इसको लिख दोगे 4, ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। अब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो b कैंसिल हो गया, तो माइनस 2a इक्वल टू माइनस 3, तो a इक्वल टू आ गया 3/2, तो a की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। अब आप इसको पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन में रखोगे 2 इंटू 3/2 प्लस b इक्वल टू 1, तो आप देखोगे ये कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू आ रही है माइनस की 2, तो a और b दोनों ही वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू आपको कहाँ रखनी पड़ेंगी, इक्वेशन 1 में आप रखोगे दोनों ही वैल्यू को, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a और b आप दोनों के फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे, तो tn इज इक्वल टू बनेगा, a की जगह आ गया 3/2 2 की पावर n, b की जगह आ गया माइनस का 2, ठीक है। अब आप मालूम है Sn निकालने के लिए यूज करते थे सिग्मा tn, तो ये बन जाएगा यहाँ पे सिग्मा और 3/2 इंटू 2 की पावर n माइनस 2, ये आपका पूरा पार्ट ब्रैकेट में आ गया। जब सिग्मा को आप दोनों भेजोगे तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो पहला पार्ट मिलेगा 3/2 और ब्रैकेट में आएगा सिग्मा 2 की पावर n, और 2 अलग करके लिख देना सिग्मा 1, ठीक है। अब 2 की पावर n जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी 2 की पावर n हो तो जीपी बनती है, तो आप 1 से लेके n तक के नंबर इसमें पुट करोगे, तो आप इसमें n इक्वल टू 1 से लेके n तक नंबर रखोगे, तो क्या बन जाएगा 3/2, ये आप ध्यान से देखना, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखोगे, अप टू n तक रखोगे, ठीक है, और इधर आपका ये बन जाएगा 2n। अब ये बन रही है जीपी, तो जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है इसमें 2, और इसका कॉमन रेशियो कितना है, वो भी 2 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, वो है n आपके पास, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इस वाले पार्ट के लिए, तो रिजल्ट आएगा 3/2 ब्रैकेट में 2 और 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 2 है, ठीक है, तो आ गया 3/2, इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 है, ये आपका आंसर हो गया। इसमें 2 आपका कैंसिल हो रहा था, तो 2 आपको कैंसिल कर देना, तो 2 की पावर n माइनस 1 माइनस है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब ये आंसर सही है कि गलत है, ये मैंने आपको बार बार बताया कि ये चीज़ें आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, आप इसमें n की जगह 1 रखोगे तो आपको फर्स्ट टर्म आना चाहिए, तो आप चेक करो यहाँ पे ये 1 रखोगे तो 3 ब्रैकेट में आएगा 2 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, तो 2 पावर 1 रखोगे तो 2 माइनस 1 माइनस 1, यानी कि ये हो रहा है 0 हो रहा है, तो यानी कि इसमें कुछ ना कुछ इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक हो गई, तो वो हम लोगों को अभी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मिस्टेक कहाँ पे हुई है, मिस्टेक हुई है इस जगह पे, 3/2 केवल इसमें मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये जो पार्ट है ये 3/2 का पार्ट इतना है, ये ब्रैकेट यहाँ से आएगा, ठीक है, 3/2 इसके साथ आएगा, मैंने पूरे के साथ लिख दिया था, 3/2 इसके साथ आएगा, ब्रैकेट यहाँ बनेगा, यानी कि 3/2 इसके साथ आएगा, ब्रैकेट यहाँ बनेगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसकी, ठीक है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ। ये इससे पता चल जाता है कि गलती हुई कि नहीं, कितने आसानी से हमें गलती पता चल गई। तो आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3 और 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2, ये आपका रिजल्ट आएगा। तो ये ऐसे है। अब यहाँ पे दोबारा चेक करते हैं, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 ब्रैकेट में आएगा 2 माइनस 1, तो ये 1 आएगा, तो 3 इंटू 1 और माइनस का 2 आ जाएगा 1 रखने पर, तो 1 मैच कर रहा है। अब अगर n इक्वल टू 2 रखते हैं, चेक करते हैं फिर से,
n इक्वल टू 2 के लिए S2 कितना आएगा, तो 3 ये आ जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2, तो बन जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 4 यानी कि 5। ठीक है, तो आप चेक कर लो फर्स्ट और सेकंड टर्म दो टर्म का सम कितना है, 5 आ रहा है, तो सही है। तो इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन हमारा सही है कि गलत है। मैंने दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन करा दिए कि एपी में अगर 1 टाइम डिफरेंस है तो कैसे करना है, जीपी में 1 टाइम डिफरेंस है तो कैसे करना है। जीपी वाले में आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने कंफर्म किया कि जीपी है तो जो उसका कॉमन रेशियो होगा वो आर होगा। जब आप टीएन एज्यूम करोगे सबसे पहले आर की वैल्यू पुट कर देना। एपी में ऐसा कुछ नहीं करना था। ये हमारी इक्वेशन 1 बनेगी। इसके बाद आप एन की वैल्यू 1 और 2 रख के दो इक्वेशन बनाओगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी निकालोगे, ए और बी निकाल के वापस इक्वेशन 1 में रखोगे। टीएन बन गया, टीएन निकालने के बाद एसएन का फॉर्मूला लगाओगे सिग्मा टीएन, बाकी प्रॉपर्टी आप लगाओगे, वो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी भी हो सकती है या जीपी बन सकती है। जैसे यहाँ जीपी बन रही है, जीपी का फॉर्मूला लगा के हमने टोटल सॉल्व कर लिया तो अपना आसानी से आंसर बन गया। तो ये तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट था इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट की तरह भी टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट आपका एक तरीके से हम ये कह सकते हैं स्पेशल सीरीज का जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। स्पेशल सीरीज का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको थोड़े से वो रिजल्ट बताता हूँ जिसमें हम बात करते हैं एएम जीएम और एचएम के रिलेशन का। जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में कभी कुछ देर पहले, एक दो लेक्चर पहले, कि एएम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम होता है, उस पर किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैं उसको आज डिस्कस करूंगा। और उसको डिस्कस करने के साथ ही साथ आज के बाद ये हमारा जो टॉपिक है इस लेक्चर के बाद कंप्लीट भी हो जाएगा। मैंने हेडिंग आपके सामने लिखी हुई है, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, या हम ये बोल सकते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनइक्वेशन। ठीक है, तो इनइक्वेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन साइन होता है इन क्वेश्चनों में, उसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी काम का है, ट्रिग्नोमेट्री में भी इस पे क्वेश्चन बनते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर कहीं लिखा हुआ है तो भी ये कॉन्सेप्ट लगता है, रेंज बोला जाए तो भी ये कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये कई क्वेश्चनों में आपका ये कॉन्सेप्ट लगता है। जेई मेंस और एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को जेई मेंस का या जेई एडवांस का पेपर देना है उनको ये खासकर कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने एएम जीएम और एचएम पहले भी डिस्कस किया था। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। अगर हमारे पास में एक चीज और ध्यान रखना, एएम को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जीएम को हम लोग कैपिटल जी लिखते हैं और एचएम को कैपिटल एच लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि अर्थमेटिक मीन मतलब कैपिटल ए लिखा जाता है, ज्योमेट्रिक मीन को मतलब कैपिटल जी लिखा जाएगा, हार्मोनिक मीन को हम लोग कैपिटल एच लिखेंगे। ठीक है, अब पहला पार्ट इसमें ये बनता है कि अगर हमारे पास इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर, दो नंबर है, पॉजिटिव होना इसलिए जरूरी है कि दोनों ही पॉजिटिव होंगे तभी ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा। तो दो नंबर अगर हमारे पास दिए हैं, अगर आपसे कहा जाए अर्थमेटिक मीन इसका बताओ, ये बताओ क्या आएगा, तो a प्लस बी अपॉन 2 आता है। ये सिंपल सा पार्ट है, हम लोग पहले ही बता चुके हैं। ज्योमेट्रिक मीन अगर बोला जाएगा तो रूट ए बी आता है। हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बताया था मैंने, 2 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी लिख सकते हो इसको। मतलब दो नंबर है इसलिए 2 लिखा गया, जो नंबर थे उनको रेसिप्रोकल में लिख के ऐड कर दिया अपॉन में डिनोमिनेटर में, या इसका एलसीएम लेके 2ab अपॉन a प्लस बी लिख सकते हो। या आप देख लेना कि जैसी आपको रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से आप लिखना। जब ज्यादा नंबर दिए होते हैं तो ये वाला फॉर्म काम करते हैं, जब कम नंबर दिए होते हैं तो ये वाला फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, अब अगले पार्ट में चलते हैं। अगर हमारे पास में इफ x1 x2 x3 से लेके xn तक n ये पॉजिटिव नंबर है, n पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं। अब आपसे कहा जाए इसका अर्थमेटिक मीन निकालो, तो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या हो गया, सभी नंबर्स को ऐड करना है, सभी नंबर्स को ऐड करना है और जितने नंबर है उससे डिवाइड करना है। जैसे हमारे पास यहाँ 2 नंबर थे इसलिए 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे n नंबर्स हैं तो n से डिवाइड किया। 3 नंबर होंगे 3 से डिवाइड करोगे, 5 नंबर होंगे तो 5 से डिवाइड करोगे। अब बात करें अगर ज्योमेट्रिक मीन की, तो ज्योमेट्रिक मीन बोलता है कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और उस पर जितने नंबर है उसका स्क्वायर रूट है। अगर 3 नंबर है तो क्यूब रूट लगेगा, 4 नंबर है तो फोर्थ रूट लगेगा, 5 नंबर है तो फिफ्थ रूट लगेगा। यहाँ पे नंबर्स कितने हैं, n है, तो इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी इसमें नंबर्स है उतना ही उसका रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे nth रूट इसका बन जाएगा। ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो गया। अब बात करते हैं हार्मोनिक मीन की। जब ज्यादा नंबर होते हैं तो ये वाला फॉर्म इजी होता है लिखना। आपके पास नंबर कितने n, तो सबसे पहले ऊपर n आएगा,
तो आप n लिखोगे और जो भी नंबर्स हैं उनका रेसिप्रोकल लेके उसको ऐड करते जाओगे। तो x1 है तो आप लिखोगे 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 से लेके 1/xn तक, ये हार्मोनिक मीन हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि इनका नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन होगा क्या, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ये वाले पार्ट मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, ये आपके लिए नया है तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से लिखना। अब मैं आता हूं मेन कॉन्सेप्ट पे। आपको ध्यान ये रखना है, इफ नंबर्स जो हैं आर पॉजिटिव एंड डिफरेंट, अगर आपके पास जो भी नंबर दे रखे हैं जैसे ए और बी है, अगर ये दोनों अलग अलग नंबर हैं लेकिन पॉजिटिव हैं, तो आप ध्यान रखोगे अर्थमेटिक मीन जो होता है वो बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, वो बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से, मतलब इक्वल टू का साइन इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपको सावधानी रखनी है। इफ नंबर्स आर पॉजिटिव एंड इक्वल, अगर ए और बी यहाँ पे इक्वल नंबर होते तो उस केस में अर्थमेटिक मीन जो होता है वो बराबर आता है ज्योमेट्रिक मीन के, बराबर आता है हार्मोनिक मीन। उस केस में अगर हम दो नंबर अगर बराबर नंबर ले लें, उनका अर्थमेटिक मीन निकालें, उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालें या उसका हार्मोनिक मीन निकालें, वो हमेशा एक जैसा आता है। ठीक है, अब जो तीसरा पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इफ नंबर्स आर ओनली पॉजिटिव, मतलब ये नहीं दिया है कि नंबर डिफरेंट है कि इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं दिया, केवल कहा गया नंबर पॉजिटिव है। तो अगर नंबर पॉजिटिव होंगे तो इन दोनों को कंबाइंड करके हम लोग लिखेंगे कि am जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू gm होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू hm होगा। ये आपका मेन फॉर्मूला बनता है जब नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। जब नंबर पॉजिटिव और इक्वल हो तो ये फॉर्मूला बनता है। जब केवल नंबर पॉजिटिव और अलग अलग नंबर पॉजिटिव के साथ अलग अलग होंगे तो ग्रेटर देन का साइन लगेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको ग्रेटर देन कब लेना है, कब इक्वल टू लेना है या कब दोनों को लेना है, ये आप ध्यान रखना। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नंबर ज्यादातर पॉजिटिव दिए होते हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब इसको यूज करते समय या तो am और gm का फॉर्मूला यूज होता है, मतलब या तो दो ये दोनों पेयर चलेंगे एग्जाम में, या ये दोनों पेयर से आंसर आएगा या इन दोनों से आएगा। तीनों एक साथ नहीं लगते हैं, या तो स्टार्टिंग के दो लगेंगे फॉर्मूले में या बाद के दो फॉर्मूले लगेंगे या फिर फर्स्ट और थर्ड का फॉर्मूला लगेगा, यही बनता है। पहचान इसकी ये है कि जब आपको केवल नंबर्स का सम वगैरह निकालना है तो am लगता है, जब नंबर्स का प्रोडक्ट की बात हो रही होगी तो gm लगेगा, लेकिन नंबर्स आपको अगर कुछ चीजें प्रोडक्ट में और कुछ अगर सम में दिया है तो hm लगता है। ये हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से हमें धीमे धीमे समझ में आ जाता है। अब मैं आता हूं कि इस पे क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ पे इसको हटा के इसकी जगह पे क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि किस टाइप के क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात की जा रही हो, ठीक है, अगर आपसे कहीं पे भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात की जा रही हो तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैक्सिमम या मिनिमम बात की अगर कहीं की बात हो रही है तो आपको ये सावधानी रखनी है कि मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट एक 12th क्लास में भी है और 11th का अगर बेस्ड कोई कॉन्सेप्ट लगेगा तो am gm या hm का ही फॉर्मूला लगेगा। तो मैक्सिमम या मिनिमम टर्म अगर कहीं आ रहा है और अलग अलग वेरिएबल दे रखे हैं जैसे कि a b c दिया है या x y z दिया है या एक्स वाई दिया हुआ है या ए बी दिया है या पी क्यू दिया है, इस टाइप के अलग अलग वेरिएबल दिए हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि ए एम जी एम और एच एम के फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक तो पहचान ये हो गई कि मैक्सिमम और मिनिमम। दूसरा पार्ट है अगर कहीं रेंज वाला टर्म आ रहा है कि रेंज निकालो तो भी ए एम जी एम एच एम से बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। तीसरा पार्ट होता है कि अगर ग्रेटर देन या लेस देन का साइन दिया हो तो भी आप समझ लेना कि ए एम जी एम एच एम से क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ए एम जी एम एच एम के अलावा इन इक्वेशन टॉपिक में भी हम लोग ग्रेटर देन लेस देन साइन यूज करते थे, तो वो हम लोग सावधानी रखेंगे। इन इक्वेशन टॉपिक में हम लोग सोल्यूशन निकालते थे, यहाँ पर हम उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो ये तीन चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम मिनिमम टर्म हो तब आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे, रेंज अगर कहीं दिया है तो यूज करोगे, या ग्रेटर देन और लेस देन वाला पार्ट कहीं दिया है तो यूज करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन से हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, जैसे अगर आपको दिया है इफ x इज पॉजिटिव नंबर फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ
x प्लस 1/x। ये क्वेश्चन कहीं पे आपको दिया है कि x यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है और आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/x की। अगर आप कोई और कॉन्सेप्ट लगाते हो, आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे, कहीं से आंसर नहीं निकाल पाओगे। या तो 12th क्लास का एक कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा, या 11th में अगर बात करें तो जो मैंने आपको बताया AMGM उस पे ही बेस्ड यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा। अब आप सबसे पहले क्या चीज पहचानोगे, यहाँ पे नंबर x दिया है, यहाँ पर दो नंबर है, एक x है एक 1/x है। तो आप लिखोगे नंबर आपके पास दो है, एक x है एक 1/x है। अब कुछ जगह पे ये नंबर इक्वल भी होगा, जैसे अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें तो ये दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर x की वैल्यू 2 ले लें तो ये 2 है, ये 1/2 है। ये अगर 3 लेते हैं तो ये 1/3 बनेगा। तो नंबर आप देख रहे हो 1 को छोड़ के बाकी सभी जगह डिफरेंट है। तो क्वेश्चन में नहीं दिया, क्वेश्चन में आपसे कहा गया x इज पॉजिटिव, तो मतलब ये नंबर कहीं कुछ जगह पे इक्वल भी हो रहा है और बाकी डिफरेंट भी हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें पूछा जा रहा है प्लस के लिए, मतलब am पूछा जाएगा, फॉर्मूला जो है am का लगेगा। और इनको अगर x को हटाना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब gm लगाएंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट है उस रिजल्ट का फॉर्मूला क्या था, am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm। तो हम इस पूरे फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, केवल ये दो का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि हमें मालूम है फॉर्मूला है am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। अब am इसका दो नंबरों का am क्या होगा, तो आप लिखोगे दो नंबर है तो x प्लस 1/x अपॉन 2 हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इनका रूट के अंदर लिखेंगे दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। अब आप देख रहे हो ये नंबर्स यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, तो बन जाएगा x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन 1 आ गया। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर आ गया यहाँ पे x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आपका आंसर हो गया। अब आपका आंसर यहाँ क्या बना कि x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो 2 होगा या उससे ज्यादा होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू 2 होगी, मतलब 2 से कम तो इसका आंसर नहीं होगा, 2 से ज्यादा हो सकता है। तो आप लिखोगे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो आपके आंसर के हिसाब से 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लिया, ठीक है। मैं एक ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन लेता हूँ। आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री सभी ने 10th क्लास में इतनी पढ़ी हुई है, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। इफ थीटा जो है वो बिलोंग करता है 0 से π/2, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन में फिर से बात आ गई मिनिमम की बात, और आप देखोगे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन मिनिमम टर्म होने की वजह से ये क्वेश्चन बदल के किसका हो जाएगा, AMGM पे बेस्ड या HM पे बेस्ड हो जाएगा। अब आप ये देखोगे यहाँ पे थीटा दे रखा है 0 से π/2। 0 से π/2 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से 90 डिग्री जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, cot थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन आप एक चीज जानते हो, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, बट cot 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो आप देख रहे हो कि अगर मान लो थीटा की वैल्यू अगर हम अपने मन से 45 डिग्री रख दें तो ये दोनों की वैल्यू tan और cot की वैल्यू बराबर होती है, 1 होती है, सबको याद है। अगर 0 रखेंगे तो tan की वैल्यू 0 होती है और cot की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो आप ये कहोगे कुछ एंगल रखने पर बराबर आएगा, कुछ एंगल रखने पर ये डिफरेंट आएंगे। तो कुछ जगह पे ये आपकी वैल्यू सेम आएगी, कुछ पे डिफरेंट आएगी। तो हमें ये मालूम चल गया कि वैल्यू जो आएगी वो आएगी पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है। तो आपके पास दो नंबर हो गए, पहला नंबर हो गया tan स्क्वायर थीटा, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है, और दूसरा नंबर है हमारे पास cot स्क्वायर थीटा। अब आपको दिमाग ये लगाना है, आंसर प्लस का पूछा गया तो प्लस आता है अर्थमेटिक मीन के पास, AM के पास में, और tan और cot को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने पढ़ा हुआ है tan और cot आपस में कैंसिल होकर 1 बनाते हैं, तो GM का यूज होगा। तो आपने कहा कि फॉर्मूला हमारा जो लगना चाहिए वो AM ग्रेटर देन GM लगता है। मैंने आपसे कहा था कि आपके पास इन तीन में से या तो स्टार्टिंग के दो लगेंगे, या बाद के दो लगते हैं, या फर्स्ट और लास्ट भी लगता है। लगते हैं दो ही पेयर है इसमें, है ना, तीनों एक साथ नहीं लगते। अब आपने इन दोनों नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकाला तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आ गया, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप यहाँ पे tan स्क्वायर और cot स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/tan स्क्वायर थीटा होता है। तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर की जगह ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आप इस क्वेश्चन की तरह 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे आंसर आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आ गया
इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी, आपका आंसर दिख रहा है 2 या उससे ज्यादा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये हमारे एएम जीएम की इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम एक नया क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके लिए, थोड़े से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। तो आप अभी कुछ क्वेश्चन देखोगे तो आपके दिमाग में आ जाएंगे, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको लगे कि थोड़े से मुश्किल कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मैं एक नया क्वेश्चन लेता हूं, इफ a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 27, ठीक है। फाइंड if ABC equal to 27, find minimum value of A plus B plus C, where ABC are positive, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ABC का प्रोडक्ट यहाँ पे 27 है, आपको A प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जबकि ए बी सी आपको यहाँ पे पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आपको दिख रहा है जो आंसर पूछा गया वो प्लस का पूछा गया, दे रखा प्रोडक्ट का, मतलब ए एम और जी एम का कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन सावधानी क्या रखनी है, नंबर 3 है, ए बी सी ये आपके पॉजिटिव नंबर है, तो 3 नंबर है, तो आपने लिखा ए एम जो आएगा वो ग्रेटर देन जी एम आएगा, ठीक है। अर्थमेटिक मीन 3 नंबर का क्या आएगा कि इन तीनों को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, और ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जितने भी नंबर्स हैं उतने ही उसका क्यूब रूट करेंगे। मतलब यहाँ पे 3 नंबर है तो 1/3 लिख दिया, 4 नंबर होते तो 1/4 लिखते, 2 नंबर्स होते तो 1/2 लिखते हैं, जो स्क्वायर रूट होता है। अब एबीसी की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपने वैल्यू रख दी 27 पावर 1/3, ठीक है। तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, 27 1/3 करेंगे 3 आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ गया। यानी कि आपको पता चल गया कि इसका जो मिनिमम आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9। तो मिनिमम वैल्यू आप लिखोगे यहाँ पे 9 आएगी। तो आपको सावधानी बस ये रखनी है, जितने नंबर्स हैं उतने से डिवाइड करना है, रूट के अंदर भी उतनी ही आपको nth पावर यूज करनी है, कि 2 है कि 3 है कि 4 है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन और देते हैं। एक क्वेश्चन में आपको और नया लेके चलता हूं, इफ a plus b plus c plus d, if a plus b plus c plus d equal to 16, find the maximum value of a b c d if a b c d are positive, ठीक है। क्वेश्चन मिलता जुलता है पुराने क्वेश्चन से। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिया था, सम पूछा था, यहाँ पे मैंने सम दे दिया और प्रोडक्ट के बारे में पूछा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि सम दे रखा है और प्रोडक्ट यहाँ पे पूछा गया है, नंबर पॉजिटिव है, 4 नंबर है, तो नंबर सबसे पहले आप देखो 4 नंबर हमारे पास ये होंगे। अब आपने ए एम और जी एम का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि सम पूछा गया, प्रोडक्ट आपको सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट आपको पूछा गया, सम आपके हमेशा ए एम में आते हैं। तो ए एम के पास 4 नंबर है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 आ जाएगा। जीएम में आप इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इसकी पावर 1/4 लिखोगे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आपकी ये 16 है, यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू 1/4 है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। दोनों साइड में आप पावर 4 करोगे ऑन बोथ साइड, तो बन जाएगा 4 पावर 4 इज इक्वल टू ए बी सी डी, है ना। तो ये सॉरी मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया, ये आपका रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो आपको दिख रहा है 4 की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो क्या बनती है, 256। तो आप लिखोगे आंसर आएगा 256 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी डी। तो यानी कि ए बी सी डी जो होगा वो 256 से छोटा या उसके बराबर होगा, मतलब 256 से बड़ा नहीं होगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू आपको 256 मिल रही है, इससे ज्यादा इसका आंसर एबीसीडी का पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एएम जीएम पे बेस्ड बनते हैं। तो अब आपको थोड़ा बहुत ये चीजें समझ में आने लगी होंगी कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं हमें, ठीक है, किस तरीके से अपने रिजल्ट निकालने हैं। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, एक मैं नया क्वेश्चन लेके चलता हूँ यहाँ से, फिर से एक नया क्वेश्चन लेते हैं। ये सभी को समझ आ गए होंगे, हटा देता हूँ इसको। काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री या बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप जब आईआईटी प्रिपरेशन करते हो तो बहुत जगह इसका यूज होता है, तो इसको थोड़ा सावधानी से समझना है। कहीं दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताते चलो, ठीक है, मुझे फोन करना बताना, तो मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से और बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x y z if x y z are positive and x y plus y z plus z x is equal to 12। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया। अब थोड़ा सा इसमें सावधानी रखने वाली बात है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एक्स वाई दिया है, दो नंबर के पेयर हैं। ठीक है, क्वेश्चन में एक्स वाई जेड पॉजिटिव दिया था, तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके समझाता हूँ, आपको जो अच्छा लगे उसको यूज करना। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास प्लस जो है वो दो नंबर का पेयर है, तो हमने यहाँ लिखा एक्स वाई जेड हमारे पास पॉजिटिव है। अब यहाँ पे दो नंबर है एक साथ, तो मैं इनका पेयर बनाता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, क्योंकि यहाँ पे पेयर हमारे पास तीन है, तो एक्स वाई जेड जेड एक्स लिखे, वो भी पॉजिटिव आएंगे। अब पॉजिटिव आएंगे तो आपसे दिख रहा है कि यहाँ प्लस दे रखा है, मतलब ए एम दिया हुआ है, और प्रोडक्ट पूछा गया तो मतलब जी एम वाला पार्ट बनेगा। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का नंबर सही है, इसका ए एम निकाला अपॉन 3 आ गया, और जी एम। अब आप ये कहोगे सर 6 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर, 3 नंबर है इसलिए 3 किया। ऐसे क्यूब रूट में यहाँ पे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इंटू थर्ड नंबर और पावर 1/3। ठीक है, अब आप देख रहे हो एक्स, इसकी वैल्यू रख सकते हो, ये 12 है, तो 12/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, पावर 1/3, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 हो गया। अब दोनों साइड में आपने क्यूब कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आपको 1/3 है, तो आपने क्यूब किया दोनों साइड में ऑन बोथ साइड, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा वहां पे बेटा, 4 पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, 4 पावर 3 मतलब हो गया 64। ठीक है, तो 64 आप लिखोगे, ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया। आप देख रहे हो हमें एक्स वाई जेड पूछा है, तो मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट लेने पर आपका आंसर 8 आ जाएगा। तो 8 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 8 या उससे कम आएगी, तो हम बोल सकते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 8 आएगी। एक तरीका ये है क्वेश्चन सॉल्व करने का, आपने एएम जीएम से इसको सॉल्व कर लिया। अब मैं आपको एक सेकंड मेथड बताता हूं। सेकंड मेथड मेरे दिमाग में ये आया कि यहाँ पे दो नंबर हैं, अगर हम एच एम निकालें तो नंबर के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 3 नंबर के लिए 3/1/x 1/y 1/z, 1/x 1/y 1/z का अगर हम एलसीएम ले लें तो भी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस आएगा। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे ये बोलता हूँ एक्स वाई जेड आपके पास 3 नंबर पॉजिटिव हैं, और इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम का। जी एम 3 नंबर का क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सबका प्रोडक्ट पावर 1/3, और एच एम क्या होगा 3/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z होगा। यही है ना, जीएम आ गया, एचएम लिख दिया। अब इसका लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ बीच में मैं लिखता हूँ इसको, तो बन जाएगा एक्स वाई जेड पावर 1/3, वहां से एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आएगा एक्स वाई जेड, जो कि लिख सकते हो आप यहाँ पे एलसीएम लेके, ये आएगा वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एक्स वाई जेड पावर 1/3, और ये आ जाएगा 3xyz अपॉन, इसकी वैल्यू रख सकते हो, तो वैल्यू कितनी दे रखी है 12, तो ये कैंसिल आउट हो गया 4 से। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 पॉजिटिव नंबर है, इधर चला जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो आ जाएगा 4, और इधर आ जाएगा xyz अपॉन xyz पावर 1/3, ये ऊपर चला जाएगा 4, ये आ जाएगा xyz पावर 1 माइनस 1/3, यानी 4, ये आ जाएगा xyz पावर 2/3। तो सबसे पहले हम दोनों साइड में क्यूब कर रहे हैं, क्यूब करने से 4 पावर 3 बराबर xyz का स्क्वायर हो जाएगा,
बाद में स्क्वायर रूट ले लिया तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो आंसर वही आ रहा है, इस केस से भी मिनिमम वैल्यू 8 आ रही है। अब आप ये कहोगे सर कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, फर्स्ट वाला या सेकंड, ये हमारे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे वो कॉन्सेप्ट भी हमें अपने आप ही डेवलप हो जाएगा कि हमें AM GM से क्वेश्चन सॉल्व करना है या GM HM से सॉल्व करना है या AM और HM से सॉल्व करना है। तो धीमे धीमे जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में अपने आप ही सेट हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चंस करोगे, समझोगे, जो डाउट होंगे हमसे डिस्कस करोगे, इसके बाद आपको ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं और कुछ नए क्वेश्चंस लेके चलता हूँ। मैंने आपके सामने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन जेईई मेंस और IIT में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है XYZ पॉजिटिव है, रियल नंबर सच दैट X + Y + Z = A, मतलब प्लस दिया है, मतलब AM से संबंधित हो गया। ये जो आपको दिया है रेसिप्रोकल दिया है, मतलब HM से संबंधित हो गया। तो आपके पास में जो रिजल्ट पूछा है, प्रूव करने को बोला है 1/x + 1/y + 1/z > 9/a। क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो बड़ा डिफरेंट होते हैं। आप हमेशा ध्यान रखो कि क्वेश्चन शुरुआत करते हो नंबर से, फॉर्मूला लगा के ये सारे रिजल्ट का यूज करते हैं या उसकी वैल्यू लाते हैं। जैसे आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लियर दिखा है कि सारे नंबर XYZ डिफरेंट हैं, तो मैंने लिखा है XYZ पॉजिटिव है। मेरे दिमाग में आया है कि AM और HM से ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि AM वाला पार्ट गिवन है और HM वाला पार्ट इसमें प्रूव करने को बोला गया। तो AM नंबर्स का 3 नंबर्स क्या क्या होगा, X + Y + Z/3, और HM क्या होगा 3/1/x + 1/y + 1/z। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, XYZ की वैल्यू रख देते हैं, ये आ जाएगा AY3 3/1/x + 1/y + 1/z। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर आ जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ग्रेटर देन का साइन रहेगा, 3 आ जाएगा 9, ये आ जाएगा नीचे। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन हमारे पास आसानी से AM और HM के फॉर्मूले से यूज हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको 2 चीजें प्रोडक्ट में दी है, ये आपको प्रूव करना है, उधर भी प्रोडक्ट में दिया है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये AM का पार्ट है, ऐसा कुछ अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था HM में आता है, ये पार्ट GM में आता है। अब आप कहोगे सर तीनों चीजें एक साथ यूज होती नहीं है, तीनों एक साथ यूज नहीं होंगी, तो आपको प्रोडक्ट भी लाना है और 2 चीजों का सम लाना है, तो वो HM में होता है, क्योंकि HM में अगर आप LCM लोगे तो XYZ आएगा, तो यानी वो रिजल्ट आ सकता है। तो यानी कि अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन भी यही हमारा क्वेश्चन होगा कि उस क्वेश्चन में दिया है कि ABC पॉजिटिव है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वेयर ABC आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको पॉजिटिव एंड अनइक्वल, इसमें भी आपको पॉजिटिव नंबर है तो इक्वल टू का साइन दिया है क्वेश्चन में, ये दोनों में सही कर लेना। तो मैं सबसे पहले वो इस सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या लिखूंगा, सेकंड क्वेश्चन में शुरुआत हम ये करेंगे कि हमारे पास नंबर जो है वो पॉजिटिव है, ABC हमारे पॉजिटिव है और अनइक्वल है। तो अनइक्वल है तो आप ही हम फॉर्मूला लगाएंगे AM > HM, इक्वल टू नहीं लगा सकते। ठीक है, अब AM क्या होगा 3 नंबर का, A + B + C/3, और HM क्या होगा 3/1/x + 1/y + 1/z। अब वैल्यू तो कुछ नहीं दे रखी है, हमें प्रूव करना था, सॉरी ये 1/A 1/B 1/C है ना, तो वैल्यू तो दे नहीं रखी, प्रूव करना है क्वेश्चन का। फिलहाल इसका LCM ले लिया मैंने, LCM ले लिया तो ऊपर क्या जाएगा 3ABC और यहाँ मिलेगा आपको BC + CA + AB। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो A + B + C के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा BC + CA + AB और ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 9ABC। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, मैंने यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, इक्वल टू साइन हटा देना, तो यही आपका जो रिजल्ट है वो प्रूफ हो गया। तो आप देख रहे हो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी, इसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको उसमें A1 A3 AN से लेकर सारी चीजें पॉजिटिव है। तो देखो शुरुआत कैसे करोगे क्वेश्चन की, आपको A1 A2 से लेके AN तक तो पॉजिटिव दिया है। ठीक है, पॉजिटिव दिया है तो वो इक्वल टू साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ये नहीं दिया है कि अलग अलग है कि इक्वल है। अब नंबर जो है वो A1/A2 दिए हैं, तो आप दोबारा लिखो A1/A2 A2/A3 A3/A4 से लेके लास्ट में आप देखोगे AN - 1/AN, मतलब ये नंबर मैंने इसलिए छोड़ दिया कि ये चीज तो अलग पार्ट हो गया। ठीक है, चलो मैं उसको भी लिख देता हूं,
an अपॉन a1, ये सारे नंबर भी पॉजिटिव ही होंगे। अब कितने नंबर होंगे ये यहाँ पे, तो आप काउंट करो, आप देखोगे ऊपर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, ये n-1 है, ये n है, तो ऊपर से देखोगे तो आपको दिख रहे हैं n नंबर्स हैं। ये नंबर्स कितने हैं, n नंबर्स हैं। तो n नंबर्स जब है इसके पास में, तो आप लिखोगे इसमें, ये हमें प्लस में चाहिए वहां पे, तो आपने लिखा am, और gm मैंने इसलिए लगाया क्योंकि नंबर सब मल्टीप्लाई करोगे तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें लास्ट में n चाहिए आंसर में, तो ये बन जाएगा, इन नंबर्स का am निकालें तो a1 अपॉन a2 प्लस a2 अपॉन a3 प्लस a3 अपॉन a4 से लेके an-1 अपॉन an प्लस an अपॉन a1, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा n ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू में ये सारे नंबर्स आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो a1 अपॉन a2 इंटू a2 अपॉन a3 इंटू a3 अपॉन a4, ये चलते हुए an-1 अपॉन an इंटू an अपॉन a1 होल पावर 1/n। अब आप देख रहे हो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये सॉरी ये इससे कैंसिल हो गया, ये इधर वाले से कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल, तो कैंसिल होने का जो प्रोसेस है वो ऐसा बन रहा है, ये सब कैंसिल हो रहे हैं, और ये वाला फर्स्ट और लास्ट कैंसिल हो जाएगा, सारे कैंसिल होके क्या हो जाएंगे 1। तो ऊपर वाला पार्ट मैंने एक साथ लिख दिया पूरा, ये ब्रैकेट में आएगा अपॉन n, यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू n, यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आगे होगा बेटा, सभी को समझे। तो ये हमारे am gm hm के रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको इनइक्वेशन के क्वेश्चन बोलते हैं। इसके बाद अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है ना, तो सीक्वेंस सीरीज अपना पूरा कंप्लीट है। आपको क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, जो इसमें डाउट होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे, उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर ही देते हो, तो मैं उस पर आपके सारे डाउट बता दूंगा ही, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बताने में लेट हो जाते हैं, तो वो मैं 1-2 दिन में आपको उसके जो भी लोगों के पेंडिंग होंगे वो मैं बता दूंगा आपको, तो उसके लिए परेशान नहीं होना आपको। हाँ, इसके क्वेश्चंस आप पूरे कंप्लीट करना, जहाँ कहीं भी आपको कोई डाउट होता है आप हमें डिस्कस करना, मैं इसके आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ही आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा।